नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा प्राचीन भारत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की इस किताब का, जिसको मैंने स्वयं लिखा है। और इस वीडियो के अंदर हम पहली बार अपनी ही किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से मैंने दूसरे लेखकों की किताबों का रिव्यू किया है, उनकी अच्छाइयों और कमियों के बारे में बात की है, वो किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उनके बारे में बात की है, उसी प्रकार से आज हम इस किताब के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियो पूरा देखें, आपको निश्चित रूप से इस किताब की कमियों का भी और अच्छाइयों का भी पता लग जाएगा, और ये भी पता लग जाएगा कि आपको ये पुस्तक खरीदनी है या नहीं। तो ये पुस्तक है बड़ी साइज की, 3 पार्ट में किताब आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, मध्यकालीन भारत की ओर आने वाली है, आधुनिक की ओर आने वाली है, विश्व की भी ओर आने वाली है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांट के निकालेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये 300 रुपये इसका मूल्य दे रखा है MRP, वैसे 210 रुपये में मिलती है। ऑफलाइन 1-2 जगह ही हमने उपलब्ध करवाई है, वहाँ पर आपको किसी जगह 210, कहीं 220 भी ले ले, कोई 200 में भी दे सकता है, वो अलग बात है। अपना बुक स्टोर पर ऑनलाइन उपलब्ध है, इसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप इसको मंगवा सकते हैं। अमेजोन पर भी उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पर भी जल्द उपलब्ध करवा देंगे। हालांकि इन पर डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो मैं यही कहूँगा अपना बुक स्टोर से मंगवाएं, या फिर आप सूरतगढ़ जोधपुर में हैं तो आपको ऑफलाइन सेंटर पे मिल जाएगी। तो ये जो किताब है, इस किताब के बारे में वैसे खुद की किताब का क्या रिव्यू करें, मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन विद्यार्थी ने कहा कि अपनी किताब का भी कर दीजिए। तो इस किताब के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। 342 पेज की किताब है, ये लास्ट पेज तो ब्लैंक है, 344 हो गए, नहीं तो 342 पेज की किताब है। अब इस किताब के मैं आपको टॉपिक दिखाऊँ सबसे पहले, तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। चाहे वो राजस्थान के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर के एग्ज़ाम हो, दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम हो, सबको ये कवर करती है। और अलग अलग मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें बहुत सारे वंश आते हैं, तो मैंने उसको अलग अलग कर दिया कि किसी भी एग्जाम में आपको कोई वंश पूछा जाए तो आप उसके प्रश्न हल कर सकें और बाकियों को छोड़ सकें। जैसे दक्षिण भारत में आपको चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, यादव, काकतीय, होयसल, ये सब अलग अलग बने हुए मिलेंगे। 13वें में अलग अलग 6-7 पार्ट बने हुए मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको ये वर्धन वंश, मोखरी, परवर्ती, गुप्त, मैत्रेक वंश, कश्मीर के वंश, ये अलग अलग बने हुए मिलेंगे। कश्मीर के भी चारों ये वंश अलग मिलेंगे। इसके अलावा जैसे ये गुप्त वंश, वाकाटक, व इसमें ये भी इसको 2 पार्ट में बांटा दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग, ये जो राजपूत और अन्य राजवंश हैं, ये किसी स्टेट में तो पूछे जाते हैं, सिलेबस में हैं, किसी स्टेट में नहीं है। किसी में 4-5 पूछे जाते हैं, किसी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी में 1-2 ही पूछे जाते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चौलुक्य, चंदेल, परमार, गहड़वाल, कलचुरी, चेदी, पाल, सेन, इन सबके अलग अलग प्रश्न बना दिए, यानी इनको डिवाइड कर दिया है, ताकि आप अपनी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जरूरत है वो पढ़ लें, बाकी के छोड़ सकें। तो ये सारी आप अनुक्रमणिका देख सकते हैं, 342 पेज की किताब है। अब इसमें यहाँ पर ये हमारी आने वाली किताबें हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहले देखिए, आप इसमें फ़ॉन्ट साइज न बहुत बड़ा है न बहुत छोटा है, आराम से दिखाई दे रहा है। और पेपर क्वालिटी की बात करें तो पेपर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, न तो ख़राब है न अच्छी है, आप ऐसा बोल सकते हैं। विद्यार्थियों को उम्मीदें ये थी कि आप खुद रिव्यू करने वाले हैं तो आप बहुत अच्छी पेपर क्वालिटी इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने सेलेक्ट की थी। लेकिन मैं जब गया, दिवाली की छुट्टियां थी और उसी दिन मैं जब जयपुर गया, उसी दिन एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया। फिर मैं छपवाने गया तो मैंने पेपर छांटे, तो वहाँ पर साथ साथ आप देख भी लीजिए, थोड़ी बात भी सुन लीजिए मेरी। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने मेरे को दिखाए, मैंने 2 सैंपल छांट लिए कि ये वाले पेपर अच्छे हैं, ये मैं लगवाऊंगा। उनकी रेट वगैरह मैं पूछ ली, थोड़े महंगे थे, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो। फिर उन्होंने मेरे को ये भी दिखाया, तो मैंने इसके लिए मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं बोले कि आप एक बार सोच लेना। फिर मैं सोचने के मैंने जो फाइनल बताया, उन्होंने कहा कि सर इसका स्टॉक नहीं है। फिर मैंने दूसरा बताया कि सर अभी भी इसका स्टॉक नहीं है, मंगवा देंगे हम, दीपावली की छुट्टियों के बाद 10-15 दिन लगेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अब एग्ज़ाम भी आ गया और अपन यहाँ जयपुर आ गए, तो क्या करें। तो फिर मैंने मन मार के ये पेपर इस्तेमाल कर लिया। हालांकि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा एक शब्द, अक्षर, कुछ भी ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा हो, आराम से दिख रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं, वैसे भी आप हाथ में लेके देखेंगे, कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा या कोई अक्षर छपे हुए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही है कि थोड़ा पेपर पतला है, और पेपर जितना पतला होता है तो पीछे की इम्प्रिंटिंग थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, जितनी आपको कैमरा में दिख रही है उतनी तो है भी नहीं। तो कोई भी पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि पेपर क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए, और निश्चित रूप से ही हम आगे इससे थोड़ा मोटा पेपर इस्तेमाल करेंगे। बस ये थोड़ा मोटा और पतले की बात है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां क्या हाईलाइट करना था, कहाँ बॉक्सेस बनाने थे, प्रश्नों के उत्तर नीचे देने थे, वो सारी चीज़ें विद्यार्थियों के कहे अनुसार इसमें हमने डाल दी हैं। अब आप प्रश्न देख लीजिए, देखिए, क्योंकि खुद की किताब है तो अलग बातें कुछ आ ही जाएंगी। देखो, अब इसमें जो मैंने आपको टॉपिक बताए, इसमें क्या किया है कि बहुत सारे प्रश्न तो वो हैं जो कि पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं,
अब इसकी एक कुछ विद्यार्थी कमी मान सकते हैं, मैंने अच्छाई के लिए किया है कि यहाँ पर कहीं भी आपको इस किताब के अंदर ये नहीं मिलेगा कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में आया है। हालांकि इसके 50% प्रश्न ऐसे हैं जो कि पीछे एग्जाम्स में पूछे जा सके हैं, राजस्थान में पूछे जा चुके हैं, सेंटर के एग्जाम्स में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो इन सब में यहाँ पर ये पूछे जा चुके हैं और मैंने इसमें डाले भी हैं। और उनमें से काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको मैंने मॉडिफाई कर दिया अपने हिसाब से। अब प्रश्नों के मैंने एग्जाम के नाम क्यों नहीं लिखे, इसके नीचे लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। देखो वो भी टाइप हो जाती है, इतनी बड़ी किताब टाइप हो रही है, तो उसमें समस्या क्या है कि एक प्रश्न धौलावीरा का है, वो थोड़ा सा घुमा के यहाँ पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा के पुलिस में पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा के यूपीपीजीटी में पूछ लिया, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा करके उसमें बिहार में पूछ लिया, यानी एक ही एक प्रकार के। और मैंने कई प्रश्न बैंकों में देखे कि वो एक ही एक प्रकार के प्रश्नों से एक एक पेज भरा रहता है और वो प्रश्न एक जगह लिख कर उसकी 4-5 लाइन की व्याख्या करके उसको स्पष्ट किया जा सकता है इतनी दूर में, जबकि वो इतने एक एक पेज में लिखे हुए रहते हैं। तो इसलिए मैंने इस हिसाब से प्रश्न डिजाइन किए कि सारे पुराने प्रश्न कवर हो जाएं और बहुत सारे मैं प्रश्न मॉडिफाई कर सकूं और बहुत सारे नए प्रश्न बना सकूं ताकि विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभ हो सके। इसके लिए मैंने एग्जाम्स के नाम नहीं लिखे। बाकी बात करें ऑथेंटिसिटी की तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि जितने भी प्रश्न बैंक चलते हैं उनमें से सबसे न्यूनतम गलतियां इसमें मिलेंगी। एक आध कोई आपको टाइपो कहीं मिल सकता है, भाई ऐसा हो सकता है मान लीजिए कि इसका उत्तर मान लीजिए द था और ये सह छप गया, लेकिन व्याख्या में स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा कहीं 1-2 पूरी किताब में, अधिकतम 3 आप मान सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा गलतियों की गुंजाइश है ही नहीं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से की है और एक आदमी प्रूफ रीडिंग करता है तो दिक्कत आती है। इसके लिए मैंने काफ़ी सारे जो मेरे साथी थे और कई ऐसे विद्यार्थी थे उनसे प्रूफ रीडिंग करवाई, उनको पहले ही बुक भेज दी और उनसे बार बार मैंने ये सवाल हल करवाए ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं बचे। अब आप इसके प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न और उनकी व्याख्याएं देखिए आप। इसमें आपको बहुत सारी जगह उपिंदर सिंह का नाम लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि उनकी प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास नामक किताब है, उससे विभिन्न एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस किताब को तो मैंने लगभग निचोड़ ही लिया, उसमें मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने प्रश्न बनाया, जो भी इंपॉर्टेंट लगा वहाँ मैंने उसकी व्याख्या की। इसके अलावा डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार की, झायण श्रीमाली की, रामशरण शर्मा की, इन किताबों का भी मैंने खूब इस्तेमाल किया है। और कहीं कहीं तो पता नहीं कौन कौन सी किताबें मुझे अब तो याद ही नहीं होगा कि कौन कौन सी किताबें हैं। कहीं पर आप देखोगे कि एनसीईआरटी की पुरानी की, कहीं पर नई की, कहीं एनसीईआरटी में संस्कृत साहित्य से वेदों का विवरण ले लिया, कहीं पर ओपन बुक स्कूलिंग वाली किताबें थी वो, कहीं हरियाणा के जो स्टेट की किताबें चलती हैं स्कूलों में वो, तो थोड़ा थोड़ा उनका मेरे को जहाँ ज़रूरत पड़ी। देखिए ये समय मातृका पर डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी की टीका है, इस प्रकार की कई किताबें मेरे पास हैं, कईयों की ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाती हैं। तो उनमें से जब मुझे कोई ऐसा फैक्ट मिले कि मुझे मिल नहीं रहा है या डाउट है तो मैं ढूंढ लेता हूँ। ये देखिए यहाँ ये एनसीईआरटी से आ गया। तो कुछ प्रश्नों की व्याख्या आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ पर पर्याप्त तरीके से व्याख्या आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें दिखाता चलूँगा। देखिए ये पहले ही पेज पर ये देखिए आप किस प्रकार से स्रोतों के बारे में देख सकते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। हर टॉपिक में आपको कोई बिल्कुल ही छोटा टॉपिक हो तो अलग बात हो, नहीं तो 200, 220, 250, 270, 300 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उनकी व्याख्याएं देखिए, पुरातत्व विमर्श, ये पूरे टॉपिक में मैंने जयनारायण पांडे की किताब का खूब सहारा लिया क्योंकि वो बहुत अच्छी किताब है, पुरातत्व पर पूरी किताब है। उससे देखिए आप बहुत सारे प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्रश्नों में पुरातत्व में आपको उपिंदर सिंह देखने को मिलेगी। तो ये देखिए उपिंदर सिंह की किताब, तो मैंने जहाँ व्याख्याएं लिखी हैं वहाँ पर उन स्रोतों का हवाला दे दिया है। कई जगह पर आपको जैसे यहाँ उपिंदर सिंह, जयनारायण पांडे, कई जगह आपको स्रोतों के नाम नहीं मिलते। क्या होता है कि किसी ऑथेंटिक किताब में भी एक आध फैक्ट गलत हो सकता है। कई बार एक ही किताब में व्याख्या लिखने से उसका पूरी बात स्पष्ट नहीं होती, तो 2, 3, 4 किताबों को मिलाकर उनके फैक्ट यहाँ पर लिखने पड़ते हैं, उनकी बातें लिखनी पड़ती हैं। तो फिर किसका नाम लिखें? 2 तक होता है तो लिख देते हैं, नहीं फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर मैं सबको मिक्स करके अपनी भाषा में उसको लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से ये करना पड़ता है। देखिए डोलमेन समाधि पूछा था तो मैंने अलग प्रकार की जो और समाधियाँ हैं उनको भी स्पष्ट कर दिया ताकि भविष्य में आपको दिक्कत ना आए। फिर देखिए ये हड़प्पा सभ्यता के, देखिए इसमें इतनी वैरायटी है सवालों के अंदर और इनकी व्याख्याओं से इतने सवाल स्पष्ट होते हैं कि आपको कहीं देखिए उपिंदर सिंह, मैंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा तो आपको उपिंदर सिंह का सोर्स मिलेगा क्योंकि किताब मैंने देखा है कि हर प्रकार के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने जानबूझ के इस किताब को तो पूरा ही निचोड़ के और उसके प्रश्न बनाने की कोशिश की। जो पहले प्रश्न थे उनकी व्याख्या भी इसमें से देने की कोशिश की। देखिए कहीं कहीं केसी श्रीवास्तव का भी इस्तेमाल मिल जाता है आपको। फिर देखिए वैदिक युग, देखिए ये वेद पारिजाति, एनसीईआरटी कोई और ही प्रकार की किताब छापती है वेदों की, उससे भी मैंने ले लिया। तो जहां मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने उस स्रोत का इस्तेमाल कर लिया। देखिए उपिंदर सिंह की किताब से काफ़ी सारे, इनमें से नेट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं।
अलग अलग प्रकार की, देखिए संस्कृत साहित्य का परिचय, ये एनसीईआरटी की संस्कृत साहित्य का परिचय इतिहास में नहीं चलती है, संस्कृत में चलती है किताब, तो वहाँ से निकालिए। ये देखिए आर सी मजूमदार रूपिंदर सिंह से मिला के यहाँ पे इसकी व्याख्या लिखती। और इस किताब की जो व्याख्या है, देखिए ये वेदाध्ययन एनआईओएस माध्यमिक का पाठ्यक्रम चलता है उसमें से ले लिया है। तो मैंने काफ़ी सारी किताबों के बारे में, देखिए कोई अलग स्रोत, देखिए डॉक्टर प्रियसेन सिंह हिंदी माध्यम कार्यान्वयन दिल्ली विश्वविद्यालय की जो किताब आती है उससे व्याख्या ले ली। यानी कई बार कोई बात स्पष्ट नहीं होती, ऐसी जो 4-5 प्रचलित किताबें हैं उनसे भी स्पष्ट नहीं होती, तो उसके लिए मैंने कोई और दूसरे प्रकार के स्रोतों का फिर इस्तेमाल किया है। तो ये प्रश्नों के मामले में, पुराने प्रश्नों के मामले में भले ही उनका नाम नहीं लिखा हो, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं लिखा, ताकि रिपीट नहीं हो। अब इसकी मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि खासियत क्या है और इसकी कमियां क्या हैं। देखो अब इसमें मैं आपको बता रहा था ना, मैंने अलग अलग लिखे हैं, मैं आपको कुछ दिखा, देखिए दक्षिण भारत के राजवंश, ये मैंने चालुक्य लिख दिया यहाँ पर। चालुक्यों के अच्छे खासे प्रश्न देखिए डॉक्टर बलराम श्रीवास्तव की आपको मिल जाएगी, ये हरियाणा बोर्ड की 7वीं की एसएसटी से व्याख्या मिल जाएगी। फिर देखिए पल्लव वंश का मैंने बना दिया, देखिए पल्लव वंश के प्रश्न बना दिए। फिर चोल चूंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, देखिए 7वीं की एनसीईआरटी से इसमें आ गया, उपिंदर सिंह का सोर्स यहाँ पर आ गया। अब देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं चोलों के, और काफ़ी सारे, कई बार तो एक एक प्रश्न में दिन निकल जाता है, क्योंकि वो अगर उसका विवादित प्रश्न है तो फिर उसका सही अर्थ ढूंढने में, सही उत्तर ढूंढने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। देखिए 7वीं की एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया हुआ था तो मैंने उससे निकाल लिया, ये काफ़ी सारे 4-5 प्रश्न बना लिए। फिर देखिए राष्ट्रकूटों का, ये देखिए एच.एन. दुबे की किताब से, श्रवण व देवगिरी की यादव। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा था, मैंने सब टॉपिक बना दिए हैं बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर इसके, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इस किताब के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले अच्छाइयों के बारे में बात करें। इसमें क्वेश्चंस की रिपीटेशंस बिल्कुल नहीं है, रिपीट है ही नहीं क्वेश्चन। कहीं कोई प्रश्न आ गया और कहीं दूसरी जगह व्याख्या के पैरे में वो बात आ गई, वो अलग बात है। प्रश्न मैंने दोबारा रिपीट नहीं होने दिया है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ऑथेंटिक सोर्स होंगे, देखिए हेमचंद्र राय चौधरी की प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, और मैंने पता नहीं कितनी जगह इसका सोर्स इस्तेमाल किया है। तो चाहे वो बोर्ड की किताबें चलती हों, एनसीईआरटी की किताबें हों, और अन्य राज्यों के एक आध की बोर्ड की किताबें हों, या फिर ऑथेंटिक सोर्स हों जिनसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, या जिनका सोर्स स्वीकार किया जाता है विवाद की स्थिति में, उन सब किताबों से मैंने इसकी व्याख्याएं लिखी हैं। तो एक तो न तो प्रश्नों का रिपीटेशन है, दूसरा इसकी व्याख्याएं बहुत ज़बरदस्त हैं। इस प्रकार से व्याख्या मुझे नहीं लगता कि किसी की है। देखिए सिक्कों का टॉपिक है तो अलग, अभिलेखों का टॉपिक है तो अभिलेखों की किताब से, ये भारत के अभिलेखों के प्रश्न है तो मैंने अभिलेखों की 4-5 किताब मंगवा रखी हैं, उनसे उसका सोर्स दिया है, डॉक्टर परमेश्वरी लाल और भारतीय पुरालेखों का अध्ययन, देखिए शिवरूप सहाय की। तो ये इस किताब की खासियत है, व्याख्याएं, नवीन प्रश्न और प्रश्नों का रिपीटेशंस नहीं होना। आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको पुराने एग्जाम में, मतलब मान सकते हैं 60% पुराने हैं, लगभग 40% प्रश्न ऐसे हैं जो कि मैंने नए बनाए हैं, या 50-50। अब देखो उसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो निकल नहीं सकता, मुझे खुद को याद नहीं है अब इतनी सारी चीज़ें। तो फिर इसकी अच्छाइयों में मैंने आपको बता दी, ये इसकी अच्छाइयाँ हैं। किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है उससे पहले कमियां बता देता हूँ। थोड़ी हम ये मान सकते हैं कि पेपर क्वालिटी अच्छी की जा सकती थी, लेकिन इससे पढ़ने में या इससे प्रश्न आने में या इसके लाभ में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि मेरी टेस्ट सीरीज के विद्यार्थियों ने सबने कहा कि सर कुछ एक दो जो आप खुद ही कह रहे हो कि पेपर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हमें तो कोई अंतर लगा नहीं, आपकी टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी थी, तब तो ये किताब मिल गई, तो कितने सारी इसमें बहुत सारी कितनी इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो हम तो खुश हैं इस किताब से। कुछ विद्यार्थियों को लगा कि सर पेपर थोड़ा सा और अच्छा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो ये इसकी कमी होगी। दूसरी मैंने कहा कि आप उसको कमी मान सकते हैं, अच्छाई भी मान सकते हैं कि इसमें पुराने एग्जाम्स के किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इसके अलावा कमी कोई दूसरा व्यक्ति रिव्यू करेगा वही निकालेगा, मुझे तो और नज़र नहीं आती। फिर हम बात कर सकते हैं कि किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो सीधी सीधी बात है, पीजीटी जैसे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड कह लो, सेंटर के केवीएस के, एनवीएस के, DSSB के, दिल्ली के मान लो आप, या यूपी के मान लो, बिहार के मान लो, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहीं का भी हो, पीजीटी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है तो बेस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो बेस्ट है, 2 एग्जाम्स के लिए। अब मेरे को बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि टीजीटी के लिए ले क्या। अब देखिए टीजीटी अलग अलग प्रकार की होती है। कई क्षेत्रों में जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, पोस्ट कम होती है, तो वहाँ पर कई विद्यार्थी टीजीटी के लिए थोड़ी डिटेल में किताबें पढ़ते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन खुद ही जैसे कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर टीजीटी का पेपर काफ़ी आसान आता है, तो उस स्टेट के विद्यार्थियों के मेरे पास जब मैसेज आते हैं कि सर क्या इस किताब का हम अध्ययन करें, तो मैं उनको मना कर देता हूँ, देखो डिटेल में नहीं, क्योंकि मैंने लेवल इसका पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का रखने का कोशिश की है। और चूंकि ये नेट जेआरएफ के सारे ही पेपर कवर करती है, तो आप नेट के लिए भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, साथ में ये प्रश्न बैंक पढ़ें या कोई और,
हमेशा नेट में ध्यान रखें, नेट के पुराने प्रश्नों की जो किताब आती है, जैसे एजीपी पब्लिकेशन की किताब आती है, वो एक जरूर आप साथ में रखें। बाकी अन्य प्रश्नों के लिए आप इस प्रकार की कोई किताब का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये किताब थी, इसका रिव्यू था। इसको खरीदने का आप व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। अपना बुक स्टोर का ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इसको मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन पर भी हम कोशिश करेंगे कि डिलीवरी चार्ज घटाने वाला हमको समझ ही नहीं आया, वो बहुत ज़्यादा डिलीवरी चार्ज ले रहे थे। लेकिन अभी अपना बुक स्टोर पर आप मान के चलिए, बाकी किसी और प्लेटफॉर्म पर आएगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो कि कहाँ ऑफलाइन उपलब्ध हो सकती है, किस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार की सारी चीज़ें हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शुरू करते हैं। मैं खुद उसको चलाता हूं, तो आप वो टेलीग्राम चैनल कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जाके उसको जरूर ज्वाइन कर लें और उसको म्यूट कर दें, ताकि आपको अनावश्यक डिस्टर्बेंस नहीं हो। किसी का भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसको म्यूट कर दिया करें, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन नहीं आए। जब आपको जरूरत हो तो आप खोल के देख लें। तो ये किताब है बिना किसी डाउट के। देखो, मेरे कहने से यदि 150 विद्यार्थी ज़्यादा खरीद लेते हैं, या मेरे नहीं कहने से या किसी और के कहने से कम खरीदते हैं, तो 100, 200, 500 किताब कम बिकने से देखो मेरी सेहत पर, मेरी आर्थिक सेहत पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मेरी आर्थिक सेहत पर इन कुछ किताबों की बिकने न बिकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किताब कैसी है मैंने ऑनेस्टली आपको बताया है। जिन विद्यार्थियों ने खरीदी है, आप उनसे राय लेकर, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो बनाता है वो अपने प्रॉफिट की सोचता है, तो आपको ईमानदारी से और थोड़ा सा दिमाग से सोचना चाहिए कि जैसे आप 5-7 विद्यार्थी तैयारी कर रहे हो, एक जना मंगवा लो और फिर देखो कि किताब बढ़िया है क्या। फिर आपको लगे कि हाँ भाई ये तो जरूरत है और इसके प्रश्न तो बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर सारे विद्यार्थी मंगवा लो। कि कोई जरूरी थोड़ी एक साथ आप ऑर्डर कर दो और किताब अच्छी नहीं निकले तो फिर आपके पैसे लग गए। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप देख के, अच्छे तरीके से देख के फिर आप इस किताब को चुनें। तो ये था मेरा रिव्यू प्राचीन भारत वस्तुनिष्ठ नामक इस किताब का। आपको ये किताब कैसी लगी है, जिन विद्यार्थियों ने खरीदी है वो कमेंट में इसके कंटेंट के बारे में जरूर बताएं। आगे आने वाली मध्यकालीन और आधुनिक भारत से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, उसके बारे में भी आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।